किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और कल जब मैंने पहली बार वीडियो अपलोड किया तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सबकी तरफ से मेरे को मिला। इसी तरह से आप रेस्पॉन्स देते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ पर हमें कल के टॉपिक में जो अपन ने देखा था कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है, घर्षित की जाती है, तो वस्तुओं में एक ऐसा गुण आ जाता है जिससे वह अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। तो इसी गुण के कारण हम यहाँ पर एक नई डेफिनेशन बनाएंगे विद्युत आवेश की। ठीक है ना। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखो डिफाइन कर रहा हूँ मैं। आपको जितनी भी परिभाषाएं हैं और प्रॉपर नोट्स हैं वो सब आपको वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है वहाँ से मिल जाएंगी। तो कुछ परिभाषाएं अगर मैं बोर्ड पे कम भी लिख पाऊँ तो वहाँ आपको फिर भी कंप्लीट डेफिनेशन वहाँ पर मिलेगी जो आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है ना। तो वहाँ से नोट्स ज़रूर डाउनलोड करें, उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। और कंसेप्ट में आपको पूरे यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी आपके घटेगा नहीं, आपको कहीं किसी भी चीज़ की अन्य आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर चीज़ को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसका बिल्कुल विश्वास रखें आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखो विद्युत आवेश जो होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर विद्युत आवेश। विद्युत आवेश घर्षण के कारण किसी पदार्थ में एक ऐसे गुण का उत्पन्न हो जाना जिससे वह अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो। ये विशेष गुण विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। एग्जाम में अपने को डेफिनेशंस को भी, अपन कंसेप्ट जब पढ़ते हैं तो कंसेप्ट का मतलब अंडरस्टैंडिंग अपन ने बिल्ड कर ली है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के बाद जरूरी नहीं है कि अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख पाएंगे, क्योंकि सभी को अपना, सबका अपना समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोशिश अपन ने करें, हालांकि समझने के बाद अपन डेफिनेशन अपनी भी बना सकते हैं, पर फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही एग्जाम में लिखें ताकि अपने को प्रॉपर मार्क्स मिल सकें। और फिर अगर आप मान लो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती है, किसी कारणवश आप भूल जाओ, तो आप अपने कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे भी आप अपनी परिभाषा बना के लिख सकते हो। नंबर उसमें भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो कोशिश फिर भी यही करना कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन को याद रख सकें, और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। अगर आपने कंसेप्ट सही ढंग से समझा है तो डेफिनेशन से याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है किसी पदार्थ में जिसके आने पर वो अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। तो ये तो हो गई, देखो इसका कथन हो गया। देखो अपने को फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, भौतिक राशि जब आती है, फिजिकल क्वांटिटी जब आती है, तो उसको दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करना पड़ता है। पहली कैटेगरी में हम उसको कथन के रूप में परिभाषित करते हैं, और दूसरी कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो अब अपन यहाँ पर विद्युत आवेश को अपन ने कथन परिभाषित कर ही दिया है, अब अपन इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, मिटाने के लिए मैं जस्ट ले लेता हूँ। विद्युत आवेश जो है उसको फिजिक्स में स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखा जाता है। इसका सिंबल रहेगा स्मॉल क्यू या कैपिटल। इसका जो एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। कूलाम। और इसका जो मात्रक होता है वो एटी होता है। एटी का मतलब एम्पेयर इंटू टाइम। मात्रक अपन जानते हैं कि फॉर्मूले से निकलते हैं, तो किस तरह से निकल रहा है मैं आपको जब फॉर्मूला आएगा तब बता दूंगा।
ठीक है ना। वैसे बहुत सिंपल है, पर अपन फिर जो फॉर्मूले से निकालेंगे इसका मात्रक, है ना, आगे जाके। तो मात्रक इसका 80 याद रखें आप। इसके बाद इनके कुछ और तरह के मात्रक भी होते हैं व्यवहारिकता के अनुसार, जैसे CGS मात्रक है। तो CGS मात्रक इसका ESU होता है। ESU को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हिंदी में इसको अपन कहें तो स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक। अब जो आपका SI मात्रक है और CGS मात्रक है, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। इसके अलावा इसका एक चुंबकीय मात्रक भी होता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका EMU होता है। ये इसका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक। और विद्युत चुंबकीय मात्रक से क्या रिलेशन है कि एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम। इसके अलावा इसके 2 मात्रक और माने गए हैं। इसमें एक मात्रक इसका फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक माना जाता है आवेश का, और इसका सबसे बड़ा मात्रक फेराडे माना गया है। तो आप ध्यान रखें, फ्रैंकलिन तो सबसे छोटा है, छोटे के लिए मैं नीचे डाउन एरो बना देता हूँ, ठीक है ना। और फेराडे जो है इसका सबसे बड़ा मात्रक है, फेराडे। और एक फेराडे बराबर आपको याद रखना है 96,500 कूलाम। तो ये जो है आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा देखो, अब आगे हमें जो है कुछ हमारे जो पार्टिकल हैं, जैसे आप जानते होंगे, आपने नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर परमाणुओं से अणु बनते हैं और अणुओं से पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो पदार्थों के निर्माण में काम आते हैं। तो उनके ऊपर भी आवेश होते हैं। तो उनके आवेश क्या क्या होते हैं अपन जान लेते हैं यहाँ पर, और उनके द्रव्यमान को भी अपने को याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे तक भी हमारे काम आती रहती हैं, ठीक है ना। तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल के अपन आवेश और द्रव्यमान यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का देखो आप आवेश जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। देखो आप ये जो वैल्यूज़ होती है इन पे इनकी मात्रा पे आप ध्यान दिया करो हमेशा, क्योंकि इनकी मात्रा से हमें पता लग जाता है कि ये कितना कम या ज़्यादा है और ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो -31 kg है, तो -31 बहुत कम होता है, तो काफ़ी कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, और काफ़ी कम आवेश भी है, -19 कूलाम है, 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इससे आपको फीलिंग आती है कि भाई एक्चुअल में पदार्थ के अंदर ये किस तरह का व्यवहार दिखाएंगे अपनी मात्रा के अनुसार, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सेकंड नंबर है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पर यह धन प्रकृति का होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ये होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके अलावा अपना थर्ड पार्टिकल जो है वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आप जानते हो उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका आवेश 0 माना जाता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। ये दोनों नाभिक में रहते हैं, आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये होता है 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके अलावा एक पार्टिकल की चर्चा और मैं करूँगा, क्योंकि अपने 12th क्लास में वो पार्टिकल काफ़ी बार आता रहता है। वो पार्टिकल है हमारा अल्फा कण। अल्फा कण को हम हीलियम नाभिक भी कहते हैं, हीलियम नाभिक, ठीक है ना। तो हीलियम नाभिक का क्या मतलब है कि हीलियम जो तत्व है 2He4, उसको नाभिक कैसे बनाया जाएगा कि उसके सभी इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो नाभिक बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब अपन निकाल लेंगे तो अपन जानते हैं फिर नाभिक बच जाता है परमाणु में, तो वही फिर हीलियम नाभिक कहलाने लग जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जैसे 2He4 है हमारे पास, इससे अपन ने इसके पास
सॉरी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लेंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2He4++। तो ये जो बना ये हीलियम नाभिक कहलाता है, हीलियम नाभिक। और इसी को अपन अल्फा कण भी कहते हैं, अल्फा कण। तो इसके बारे में भी हमें द्रव्यमान और इसका आवेश जानना जरूरी है। तो इसका जो आवेश होता है Q ऑफ अल्फा कण जो होता है वो होता है 2 प्रोटॉन के बराबर, 2p। 2 प्रोटॉन के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसके नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। अल्फा कण अपन ने इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही लिए, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ही बचे अब, तो प्रोटॉन के बराबर इसका आवेश रहेगा 2 प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि ये प्रोटॉन संख्या है, आप जानते हो आगे। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश बराबर हो गया 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ अल्फा कण जो होता है वह मास ऑफ के अपन जानते हैं किसी भी तत्व का या किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो माना जाता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उसका द्रव्यमान माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें योगदान नहीं माना जाता है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है वह किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मिला के इसका द्रव्यमान होता है। तो 2 प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वैल्यू भी अपन यहाँ से रख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और इन दोनों को मिला के इससे अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक पार्टिकल हैं जो हमारे आगे भी काम आते रहते हैं, इनके आवेश द्रव्यमान। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब आगे का अपन बात लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जितना भी अपन अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में और आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में भी, ये एक फिजिक्स की विशेष शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन होता है, और वह कहलाती है शाखा स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह शाखा है जो स्थिर अवस्था में आवेश के गुणों का अध्ययन करती है। देखो, जब किसी बॉडी पर आवेश आ जाता है तो उसमें 2 कंडीशन है, अपन या तो उस चीज़ को स्थिर रख सकते हैं या उस चीज़ को अपन गति करा सकते हैं, उस वस्तु को गति करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शाखा है ये आवेश की स्थिर होने की अवस्था में उसके गुणों का अध्ययन करती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इस पेन पर मान लो कोई आवेश आ गया, 5 माइक्रोकूलम आवेश है माना कि इस पेन पर, तो इसके कारण इसके चारों ये जब इस आवेश स्थिर रहेगा, ये आवेश जब गति नहीं करेगा, तब ये अपने चारों ओर क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, उन गुणों का अध्ययन अपन करेंगे, और वो फिजिक्स की शाखा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आवेश स्थिर रहना चाहिए, ठीक है ना। जब आवेश गति करेगा तो फिर वो फिजिक्स की एक अलग शाखा बन जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल अपन आवेश को स्थिर रखेंगे, उसको गति नहीं कराएंगे। तो ये स्थिर वैद्युतिकी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आवेश की प्रकृति। मैं टॉपिक ले लेता हूँ आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति। देखो, अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले बताया कि आवेश 2 प्रकृति का होता है किसी वस्तु पर, ठीक है ना। एक तो धनात्मक प्रकृति और एक होती है उसकी ऋणात्मक प्रकृति। 2 तरह का आवेश उस पर आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि वह पदार्थ में के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को रगड़ा आपस में, तो आवेशित ये भी होती है, ये भी होती है। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर मान लो इस पे पॉजिटिव आया है तो इस पे नेगेटिव आवेश आएगा, मतलब दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा यहाँ पर। तो आवेश की प्रकृति 2 तरह की मानी उन्होंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इस प्रकृति को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 2 कांच की छड़ें हैं, और साथ में एक अपन ने ले लिया सिल्क का कपड़ा, और ऐसे हमारे पास 2 एबोनेट की छड़ें भी है। मैं नाम भी लिख देता हूं यहाँ पर, कांच, एबोनोइट, और इसके साथ अपन ले लेंगे फर।
फर जो होता है वो जानवरों के घने बाल होते हैं, जैसे बिल्ली की खाल वगैरह, इसको अपन फर में लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन कांच की छड़ों को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ेंगे और इधर एबोनेट की छड़ों को फर के साथ रगड़ेंगे। रगड़ेंगे तो अपन जानते हैं आवेशन हो जाएगा, तो इनका आवेशन हो जाएगा। आवेशन होने के बाद अपन देखते हैं कि जब कांच और कांच की छड़ को पास में लाया जाता है, दोनों को पास में लाया जाता है, तो एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती है। तो ये गुण कहलाता है प्रतिकर्षण। और ऐसा ही एबोनेट के साथ भी होता है। एबोनेट की छड़ों को भी जब पास पास लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और उन्होंने इसके बाद ये देखा कि जब कांच की छड़ के पास अगर एबोनेट की छड़ लाई जाए, कांच और एबोनेट, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो यहां पर ये माना गया कि आवेश में कहीं ना कहीं प्रकृति में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक कांच की छड़ें प्रतिकर्षित कर रही है, समान मतलब एक जैसी छड़ें हैं तो प्रतिकर्षित कर रही है, और अलग अलग पदार्थ की छड़ें हैं तो आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट बताते हैं बाद में कि इसमें तो माना गया प्लस प्रकृति का आवेश, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, और एबोनेट पे माना गया माइनस प्रकृति का आवेश, तो माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस और माइनस अब इन पे ऊपर रहेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। तो एक छोटा सा जो प्रयोग था, इस प्रयोग ने, ये प्रयोग हमें समझा रहा है कि किस तरह से आवेश की प्रकृति दो तरह की होती है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक अपना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं इसके अंदर। देखो ये सब टॉपिक है, अपना मेन टॉपिक तो चल ही रहा है। टॉपिक सब मैंने एनसीईआरटी के अनुसार बनाए हैं आपके, ठीक है ना, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारे कंसेप्ट अपन समझेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक वो है आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या है? देखो भाई कि आवेश जो अभी हाल अपन पढ़ के निपटे हैं कि यहाँ पर क्या है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इनका पहला गुण है। जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आवेशों का पहला गुण होता है, ठीक है ना। दूसरा गुण क्या है? देखो इनका दूसरा गुण ये है कि आवेश की मात्रा गति से प्रभावित नहीं होती है, गति से प्रभावित नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि जब अगर मान लो जैसे सपोज करो इस पेन पर कोई आवेश है, 5 माइक्रोकूलम आवेश है और ये पेन स्थिर है, ठीक है ना। अब इस पेन को आप किसी वेग से गति भी करवा दो, किसी भी वेग से इसको गति अपन करवा दें, तब भी इस पे आवेश की मात्रा चेंज नहीं होगी, मतलब गति से इस पर आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवेश की गति से उस पर आवेश की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है? देखो आप, तीसरा गुण ये है कि एक आवेश जो है वो अपने चारों ओर जो प्रभाव बनाता है, प्रभाव का मतलब जो प्रभाव कैसे बना भाई अपन, जैसे मान लो चार्ज हो गया तो ये क्या प्रभाव दिखा रहा है आसपास, अपने दूसरी वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो ये प्रभाव क्षेत्र है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ जहाँ तक ये अन्य वस्तुओं को प्रभावित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है ना। देखो हर वस्तु में ऐसा गुण होता है कि वो अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखता है। आप भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखते हो, ठीक है ना, मैं भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र रखता हूँ। बड़े बड़े जैसे मान लो नेता हैं, फिल्मी हीरो हैं, तो वो अपना प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कहीं फिल्मी हीरो आ जाए तो वहाँ पर पब्लिक अपने आप इकट्ठी हो जाती है, अपन कहीं जाए तो कोई इकट्ठा ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सबके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे ही आवेश का भी जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र को स्पेशल नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चौथा जो गुण है वो ये है कि आवेश जब स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र बनाता है, पर अगर आवेश को आप गति कराओ तो आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय गुण भी उत्पन्न करने लग जाता है। चुंबक आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो चुंबकीय गुण भी इसके चारों ओर उत्पन्न होने लग जाएंगे, पर शर्त क्या है कि आवेश गतिशील होना चाहिए। तो स्थिर आवेश जो है
देखो स्थिर आवेश, स्थिर आवेश तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और गतिशील आवेश जो है वो दोनों तरह के क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो गतिशील आवेश दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा इसे, क्योंकि इस पर आवेश है, आवेश होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही सही, पर गति करने से एक नया क्षेत्र वहाँ बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे के चैप्टर में इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो ये आवेश के कुछ गुण हो गए। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट अपना है जो हमें समझाएगा कि वास्तव में पदार्थों का आवेशन क्यों होता है, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं पदार्थों का आवेशन क्यों होता है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपना ये, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है ना। आवेशन का वास्तव में कारण क्या है, ठीक है, आवेशन क्यों होता है किसी बॉडी में, ये अपन समझेंगे यहाँ पर। अभी तो अपन ने कंसेप्ट प्रक्रिया समझी थी केवल, एक्चुअल यहाँ समझ में आएगा कि वास्तव में वस्तुएं आवेशित क्यों होती है। तो यहाँ पर उसके पहले अपन एक छोटी सी बात समझते हैं कि कोई भी पदार्थ आपके पास हो, कोई भी पदार्थ आपके पास है तो वह सामान्यतः सभी पदार्थ उदासीन होते हैं। उदासीन की पहचान क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उनमें होती है पदार्थों में बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या। तो कोई भी पदार्थ उदासीन क्यों होगा भाई, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें प्रोटॉन होंगे, तो दोनों एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देंगे और आपका पदार्थ क्या रहेगा, उदासीन हो जाएगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो समझो आप, सामान्य भाषा में अपन प्लस को अगर प्रोटॉन मान लें और माइनस को इलेक्ट्रॉन मान लें, तो 4 प्रोटॉन अगर 4 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रहेगा, पदार्थ उदासीन रहेगा, ठीक है ना। अब आप जब दो वस्तुओं को घर्षित कर रहे हैं तब हो क्या रहा है, देखो एक वस्तु में और ले लेता हूं यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो एक और वस्तु अपन ले लेते हैं, पहले अपन समझ रहे हैं फिर अपन इसको डिफाइन भी कर देंगे भी। जैसे ये वस्तु ए है और इसको अपन वस्तु बी मान लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो वस्तु ये भी आपकी उदासीन है, वस्तु बी भी आपकी उदासीन है, इनके बीच में आपने प्रक्रिया करी घर्षण की। अब घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, घर्षण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अब मान लो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन टाइट होते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं वो उस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ को चले जाते हैं। मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पदार्थ का आवेशन क्यों हो रहा है, देखो दो वस्तुओं को जब आप घर्षित कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रगड़ने से उन पदार्थों में क्या हो रहा है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, ठीक है ना, और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है उस पर ऋणावेश बढ़ता चल जाएगा, तो वो तो धनात्मक होती चली जाएगी, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो क्या होती जाएगी, ऋणात्मक नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी या ऋणावेशित होती चली जाएगी। तो ये आवेशन का मूल कारण है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अपन ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्यों नाम दिया, क्योंकि स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं, जो जाने के लिए स्वतंत्र है वो तो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वही आ जा सकते हैं, लेन देन उन्हीं का हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस सिद्धांत को स्पेशली इलेक्ट्रॉन सिद्धांत नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको आवेशन का कारण समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, देखो इसको अपन थोड़ा डिफाइन करते हैं अब, कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तब एक पदार्थ के ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होने लगते हैं। इससे जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वह धनावेशित और जिसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। यह आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखना। इसका एक ही कंक्लूजन है, कोई आपसे पूछे कि आवेशन कैसे होता है तो अपन कहेंगे सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से,
ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कारण है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन इसका कारण है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेशन का कारण होता है, ठीक है ना। अगर इसमें से मान लो सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के तुल्य पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के तुल्य नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप सबको इसको ध्यान रखना है। पानी की प्यास लगी थी इसलिए वीडियो पे आज करना पड़ा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रहा। अभी हालांकि ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी अपने क्वेश्चन आंसर बाकी हैं और एक टॉपिक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी भी हमें समझना है जो अपना डेरिवेशन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग वीडियो में पार्ट 2 में आपको दे दूँगा। आप वीडियो को कोटा डॉट एजुकेशन जो चैनल है इससे लोगों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, गुड बाय, थैंक यू।